जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर, शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। तीर्थंकर परमात्मा की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से चल रही है। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से नरक गति का वर्णन और उसी के साथ लोक के स्वरूप का और आकार का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। जहां अधोलोक की चर्चा हमने गत कक्षाओं में की थी। अधोलोक की चर्चा में 7 पृथ्वियों का वर्णन आया। 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक यों उत्तरोत्तर विस्तार वाली 7 पृथ्वियां हैं। उन 7 पृथ्वियों का आकार कैसा है और उन 7 पृथ्वियों के अंदर नरकावास कितने कितने हैं, आपके सामने 7 पृथ्वियों का चित्र भी है और उससे संबंधित गाथा भी आपको उपलब्ध होगी। जैसा कि गाथा में बताया गया है, क्रमशः पहली से लेकर 7वीं पृथ्वी तक 80 32 28 तहेव विषम च 1816 अठ्युत्तर मेव हेठिमया। अर्थात पहली पृथ्वी की जो मोटाई है, जहां आकार की बात होगी, गोलाकार हैं ये सारी पृथ्वियां। सामान्य भाषा में हम जिसे लंबाई और चौड़ाई कहते हैं, और गणित की भाषा में जिसे हम व्यास कहते हैं। लंबाई चौड़ाई नहीं होकर के वो व्यास कहा जाता है, पर सामान्य व्यवहार में इसको लंबाई चौड़ाई कहते हैं। तो वैसी एक रज्जु गोलाकार से लेकर के 7 रज्जु गोलाकार तक की 7 पृथ्वियां नीचे से नीचे हैं। इन पृथ्वियों की मोटाई जो अभी हमने गाथा पढ़ी थी, उस गाथा के अंतर्गत बताया गया है कि सबसे ऊपर की जो पृथ्वी है वो 1,80,000 योजन की मोटी है। उससे नीचे 32 यानी 1,32,000 योजन मोटी है। फिर 28 1,28,000 योजन मोटी है। फिर उसके नीचे चौथी पंख प्रभा पृथ्वी 1,20,000 योजन मोटी है। और इसी तरह से धूम प्रभा और तमतम तम प्रभा छठी पृथ्वी, 5वीं और छठी पृथ्वी 1,18,000 योजन एवं 1,16,000 योजन है। और सबसे नीचे 7वीं तमतम प्रभा की मोटाई, पूरी पृथ्वी की मोटाई 1,08,000 योजन है। इनमें ऊपर नीचे 1,000 योजन छोड़ करके पहली से छठी पृथ्वी तक ऊपर नीचे 1,000 योजन छोड़ करके
मध्य भाग के अंदर 1,78,000 योजन, 1,30,000 योजन, 1,26,000 योजन, 1,18,000 योजन, फिर 1,16,000 योजन और 1,14,000 योजन, 6 पृथ्वियों तक हमें इसका स्वरूप मिलता है। 1,000 योजन ऊपर, 1,000 योजन नीचे छोड़कर, और उन्हीं के अंदर नरकावास बने हुए हैं। पहली नारकी में 30 लाख नरकावास होते हैं, क्रमशः कम होते होते दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, फिर 3 लाख, यो 83 लाख नरकावास 5 पृथ्वियों तक हो जाते हैं। छठी पृथ्वी में 5 कम 1 लाख, अर्थात 99,905 नरकावास छठी नरक में है और 5 नरकावास 7वीं नरक में। यूं कुल मिलाकर के 84 लाख नरकावास कहे गए। 7वीं पृथ्वी ऊपर नीचे की मोटाई ज्यादा है, बीच का मध्य भाग उसका सिर्फ 3,000 योजन का है, क्योंकि उसमें आंतरे नहीं है, एक ही पाथड़ा है 3,000 योजन। बाकी पृथ्वियों में पाथड़ों की, आंतरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ऊपर नीचे की मोटाई कम है, मध्य भाग ज्यादा है। 7वीं पृथ्वी में मात्र 5 नरकावास है, एक ही पाथड़ा है, आंतरे नहीं है, इसलिए मध्य भाग बहुत कम मोटा है, सिर्फ 3,000 योजन का। तो इस तरह से 84 लाख नरकावासों की गणना आती है। फिर इनके आकार के संबंध में भी कल किसी का प्रश्न भी था। तो आकार के संबंध में ऐसा है, मुख्य रूप से इनके आकार ऐसा कहा गया है कि ये बाहर से तो गोलाकार होते हैं और अंदर से चौरस होते हैं। मतलब बाहर का हिस्सा कुछ अलग ढंग का दिखता है, अंदर की स्थिति कुछ अलग है। और साथ ही इनका जो फर्श होता है वो बड़ा ही तीखा और नुकीला और चुभनदार स्पर्श होता है। चुभनदार स्पर्श वाली स्थिति में ये नरकावास बने हुए हैं। इन नरकावासों की साइज भी एक जैसी नहीं है, विभिन्न प्रकार की साइज है। दो मुख्य भेद बताए, दो प्रकार बताए गए हैं, संख्यात योजन के नरकावास और असंख्यात योजन के नरकावास। मतलब छोटे नरकावास भी हैं और बड़े नरकावास। आगम में ऐसा वर्णन आता है कि जो सबसे छोटा नरकावास है वो भी 1 लाख योजन का, मतलब जम्बू द्वीप क्षेत्र का जितना आकार है, जम्बू द्वीप क्षेत्र जितने आकार का छोटा नरकावास है, उससे बड़े बड़े असंख्यात योजन के भी नरकावास है। तो नरकावासों की स्थिति आकार की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की है। मुख्य दो विभाग बता दिए, संख्यात योजन के और असंख्यात योजन के। इस तरह से 84 लाख नरकावासों की इस प्रकृति में अधोलोक के अंदर 7 पृथ्वियों के अंतर्गत बताए गए। जैसा कि अपनी चर्चा हुई थी, नरक शब्द का अर्थ ही बताया गया है, न अर्कः इति नरकः। जहां प्रकाश नहीं होता है उसे नरक कहा गया है, अंधकार होता है। बंधुओं, द्रव्य से तो नरकावासों में अंधकार है, घोराति घोर अंधकार है, लेकिन नरक में जाने वाले कौन है? मुख्य रूप से शनि तेजस पंचेंद्री या कर्म भूमि के मनुष्य ही नरक में जाते हैं, जहां भाव अंधकार हमारे अंतर में व्याप्त हो जाता है। हाँ, नरक में द्रव्य अंधकार है, स्थान की अपेक्षा से, पुद्गलों की अपेक्षा से, लेकिन भावों का अंधकार हमारे अंतर में व्याप्त हो जाता है। जब इतना भाव अंधकार हमारे अंतर में व्याप्त हो जाता है, किसी भी मनुष्य या पशु के अंतर में व्याप्त हो जाता है,
विशेष करके मनुष्य के अंतर में जब भाव अंधकार व्याप्त हो जाता है, मनुष्य अपना विवेक खो देता है। अज्ञान अंधकार का मतलब यही है कि अपना विवेक खो दे, और विवेक खो देने के कारण उसकी कषायें अत्यंत तीव्र हो जाती है, उसकी आसक्ति भयंकर हो जाती है। वैसी तीव्र आसक्ति और भयंकर कषाय, वैसी स्थिति में मनुष्य कहलाने वाला सभ्य प्राणी भी असभ्य पशुओं जैसा व्यवहार करने लगता है। मांसाहार का सेवन, मदिरापान, और इसी तरह से आरंभ और परिग्रह में इतना डूब जाता है कि उसे दुनिया की कोई चीज दिखाई नहीं देती। उसके मन की करुणा अनुकंपा खत्म हो जाती है और क्रूरता भयंकर स्थान ले लेती है, भयंकर रूप ले लेती है। इतनी भयंकर अवस्था क्रूरता की आ जाती है जिसे आगम की भाषा में या तात्विक भाषा में अनंतानुबंधी कषाय कहा गया। ऐसा तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ कि उसकी पूर्ति के लिए भयंकर से भयंकर हिंसा, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार, मदिरापान, ऐसी भाव अंधकार की स्थिति जब मनुष्य के मन और जीवन में व्याप्त हो जाती है, तब वह जीव नरक गति और नरक आयु का बंध करता है। जितनी उसकी कषायों की तीव्रता भयंकर होगी, उतनी ही नरक की आयु स्थिति उसे ज्यादा मिलेगी। क्योंकि कर्म बंध के जब हम स्वरूप को पढ़ते हैं कर्म प्रकृति आदि थोकड़ों में, तो वहां बताया गया है कि कषाय के निमित्त से स्थिति का निर्माण होता है, रस का निर्माण होता है। योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। कषाय की अपेक्षा से और परिणामों की अपेक्षा से, अध्यवसायों की अपेक्षा से स्थिति और रस का बंध पड़ता है। तो जितने तीव्र कषाय रहेंगे, जितने अशुभ अध्यवसाय रहेंगे, जितने मलिन परिणाम रहेंगे, और उसके साथ जब जीव पंचेंद्रिय वध, मांसाहार और अत्यधिक आरंभ और परिग्रह से जब जुड़ेगा, तब वो जीव नरक आयु और नरक गति का बंध करेगा और उतनी ही अधिक स्थिति प्राप्त करेगा। तो जितनी ज्यादा स्थिति प्राप्त करेगा, उतनी ही नीचे की नरकों में जाएगा। क्योंकि हमने कल आयुष्य को भी देखा था कि पहली नरक की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की ही होती है। उससे ज्यादा स्थिति बंद करेगा तो दूसरी नरक में जाएगा। दूसरी में 3 सागरोपम की होती है, उससे ज्यादा स्थिति बंद करेगा तो चौथी नरक में जाएगा। फिर उससे ज्यादा करेगा तो 5वीं में जाएगा। उससे ज्यादा करेगा तो 6ठी नरक में जाएगा। 22 सागरोपम तक की स्थिति 6ठी नरक में हो सकती है। उससे भी ज्यादा स्थिति का बंद करेगा तो 7वीं नरक में जाएगा। वहां 33 सागरोपम तक की आयु स्थिति कही गई। तो इस तरह से हमने मध्य लोक के अंतर्गत और उसके नीचे अधोलोक में रही हुई 7 पृथ्वियों का परिचय देखा। 7वीं पृथ्वी सबसे नीचे है, तम तम प्रभा, और पहली पृथ्वी सबसे ऊपर है, रत्न प्रभा। रत्न प्रभा का जो ऊपरी हिस्सा है, उस ऊपरी हिस्से के ऊपर मनुष्य लोक रहा हुआ है, जिस मनुष्य लोक में असंख्य द्वीप और समुद्र कहे गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए 7वें सूत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ सूत्रों का हम उच्चारण कर लें एक बार, ताकि आज जिन सूत्रों को हम पढ़ना चाहते हैं उसका शुद्ध उच्चारण हम सुनेंगे। जम्बू द्वीप लवणादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप लवणादयः शुभ नामानो
द्वीप समुद्राः, अर्थात जम्बूद्वीप और लवण आदि, जम्बूद्वीप लवण आदयः शुभ नामानः द्वीप समुद्राः। ये 7वें सूत्र के अंतर्गत रत्न प्रभा पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, उस ऊपरी हिस्से पर क्या अवस्थिति है, क्या व्यवस्था है, उसकी चर्चा इस 7वें सूत्र में की गई। तो 7वें सूत्र में बताया गया है जम्बू द्वीप, लवण द्वीप और समुद्र। जम्बू द्वीप द्वीप है, लवण आदि समुद्र है। फिर कहा गया है शुभ नामानो, ये सभी शुभ नाम वाले हैं। कितने हैं? तो आगम में बताया है गोयमा असीम तिरिय लोये, 7वें सूत्र के अंतर्गत गोयमा असीम तिरिय लोये जम्बू दीवा इया दीवा लवणा इया समुद्दा असंख्यज्जा दीव समुद्दा संभूय रमण पज्जव साणा। बंधुओं, जीवा बिगम सूत्र के अंतर्गत जम्बूद्वीप आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां बताया गया है कि इस मध्यलोक के अंदर धरती के ऊपर अर्थात रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर जम्बू द्वीप आदि नाम वाले और लवण आदि नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र रहे हुए हैं, जिसके सबसे अंत में प्रथम प्रारंभ जम्बू द्वीप से होता है और सबसे अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र रहा हुआ है। पुनः ध्यान देंगे, जो चर्चा हमारी 7 पृथ्वियों की चल रही है, उसमें 7वीं पृथ्वी सबसे नीचे तमतम प्रभा और रत्न प्रभा यानी कि पहली पृथ्वी सबसे ऊपर है। उस पहली पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर हमारा मनुष्य लोक है। हम रत्न प्रभा पृथ्वी पर ही रहते हैं। उस रत्न प्रभा पृथ्वी पर असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे बीच में, सबसे पहले केंद्र के ऊपर गोलाकार हैं सारे, क्योंकि रत्न प्रभा भी गोलाकार है, एक रज्जु विस्तार वाली गोलाकार पृथ्वी है यह। और उस पृथ्वी पर सबसे बीचों बीच जम्बू द्वीप नाम का द्वीप रहा हुआ है। हम इसी जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध भाग के अंदर भरत क्षेत्र के अंदर हम निवास करते हैं। हमारा क्षेत्र जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध भाग में दक्षिण दिशा में सबसे लास्ट समुद्र के किनारे, लवण समुद्र के जस्ट किनारे पर, भरत क्षेत्र की सीमा के बाद लवण समुद्र प्रारंभ हो जाता है। अतः हमारा जो निवास स्थान है वो जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध भाग के अंतिम हिस्से में, जिसे भरत क्षेत्र कहा गया है, हम भरत क्षेत्र में निवास करते हैं। भरत, ऐरावत आदि, महाविदय आदि ये सारे क्षेत्र इसी जम्बू द्वीप के ऊपर रहे हुए। एक भरत क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र और एक महाविदय क्षेत्र जम्बू द्वीप के अंदर। इसके आगे दो दो और होते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अभी हम जम्बू द्वीप की चर्चा कर रहे हैं। तो जम्बू द्वीप सबसे बीच में रहा हुआ है और उसके चारों तरफ लवण समुद्र रहा हुआ है। इस मध्यलोक की
इस धरती की ऐसी व्यवस्था है कि पहले एक द्वीप, उसके चारों ओर एक समुद्र, फिर वापस एक द्वीप, उस समुद्र के चारों ओर एक द्वीप, फिर उस द्वीप के चारों ओर एक समुद्र। इस तरह से एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, यूं करते करते असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। असंख्यजा दीव समुद्रा, अर्थात असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। सबसे पहला जम्बू द्वीप है, फिर उसके चारों ओर लवण समुद्र है, फिर एक एक आगे बढ़ते बढ़ते अंत में स्वयंभू रमन द्वीप है और फिर उसके चारों ओर स्वयंभू रमन समुद्र है। यूं करते हुए इस पृथ्वी के ऊपर का एक रज्जु का जो संपूर्ण क्षेत्र है, एक रज्जु का, वो एक रज्जु में असंख्यात द्वीप समुद्र रह रहे हैं। इन्हीं द्वीप समुद्रों में जो 2.5 द्वीप कहा गया है, असंख्यात द्वीप समुद्रों में से मात्र 2.5 द्वीप के अंदर मनुष्य का निवास है। इसकी चर्चा हमारे पूर्व सूत्रों में भी हुई थी, दूसरे अध्ययन में भी हुई थी, आगे फिर और इसका विस्तार आएगा जब हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जब ये बताया गया कि इसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो इनकी 2 प्रकार की व्यवस्था, एक अवस्थिति और एक क्षेत्रफल। इसके अलावा इनके नाम, तो नाम के लिए कह दिया शुभ नामानो, अर्थात जितने भी द्वीप समुद्र हैं उन सभी द्वीप समुद्रों के नाम शुभ नाम हैं, यानी कि सारे के सारे शुभ नाम वाले हैं। शुभ नाम का अर्थ यह है कि जिस नाम में कुछ विशेष गुण रहा हुआ हो, जिस नाम का कुछ विशेष अर्थ निकलता है, जिस नाम को सुन करके किसी को भी सुहावना लगता है, उस अपेक्षा से उनको शुभ नाम वाला कहा गया। एक बात और ध्यान रखने योग्य है, वैसे तो हमारी जानकारी में 2, 4, 5, 7 नाम है। हम जम्बूद्वीप को जानते हैं नाम से, फिर लवण समुद्र को जानते हैं, धातकी खंड द्वीप को जानते हैं, कालोदधी समुद्र को जानते हैं, पुष्कर द्वीप को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ कहीं नंदीश्वर द्वीप आदि नाम पढ़ने में आता है, उसको जानते हैं। और आखिर में स्वयंभू रमन समुद्र और स्वयंभू रमन द्वीप को हम जानते हैं। बीच में रुचकवर द्वीप आता है, रुचकवर समुद्र आता है। कुछ गिने चुने हम नाम जानते हैं, लेकिन द्वीप और समुद्र असंख्यात है। हम असंख्यात को नाम सहित नहीं जानते, बस इतना जानते हैं असंख्यात है। तो यहां यह भी समझना है कि नाम तो लिमिटेड होते हैं। तो जैसे यह प्रथम जम्बू द्वीप है, आगे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों द्वीप के बाद फिर किसी द्वीप का नाम जम्बू द्वीप हो सकता है। फिर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों जम्बू द्वीप के बाद फिर किसी द्वीप का नाम जम्बू द्वीप हो सकता है। हम जिस जम्बू द्वीप की चर्चा कर रहे हैं वो जम्बू द्वीप धरती के बीचों बीच रहा हुआ है, मनुष्य क्षेत्र का जम्बू द्वीप है, 2.5 द्वीप के बीच वाला जम्बू द्वीप है, उसकी चर्चा हो। क्यों ऐसा है कि भाई और वापिस जम्बू द्वीप नाम के द्वीप हो सकते हैं, या लवण नाम के समुद्र हो सकते हैं, पुष्कर नाम के द्वीप भी और हो सकते हैं, पुष्कर नाम के समुद्र भी और हो सकते हैं। इसका कारण है कि क्षेत्र असंख्यात है, द्वीप असंख्यात है और समुद्र भी असंख्यात है, लेकिन भाषा सीमित होती है, अक्षर लिमिटेड है। अक्षरों के कितने भी विकल्प कर लिए जाएं, बड़ी से बड़ी डिक्शनरी अगर हम देखने के लिए जाएंगे वर्तमान युग की, तो किसी में 25,000 शब्द है, किसी में 1 लाख शब्द है, 2 लाख शब्द है, 10 लाख शब्द है, 1 करोड़ शब्द मिल जाए, शायद उससे ज्यादा की डिक्शनरीज भी नहीं मिलेगी। मतलब शब्दों की एक सीमित व्यवस्था है।
जैसे मनुष्यों के अंदर एक ही परिवार के अंदर 2 या 3 पीढ़ी के अंदर देखेंगे तो एक ही नाम वाले 2-3 व्यक्ति मिल जाते हैं, अथवा एक क्षेत्र में देखते हैं तो एक गली में, एक बाजार में सिमिलर नाम वाले 4 व्यक्ति मिल जाते हैं। क्यों? सभी आज 700 करोड़ की समझो जनसंख्या है, हिंदुस्तान की जाए तो 135 करोड़ लोग हैं लगभग। क्या 135 करोड़ नाम अलग अलग मिल सकते हैं? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। बहुत सारे नाम वाले लोग बहुत अधिक हैं, बहुत सारे लोगों का वही वही नाम घूम करके वापस आता है। तो वैसे ही जम्बू द्वीप, लवण आदि नाम भी करोड़ों अरबों द्वीप समुद्रों के बाद फिर रिपीटेड होंगे। हम जिनको जानते हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, बीच वाले जम्बू द्वीप की। तो बीच का जम्बू द्वीप, उसके चारों ओर लवण समुद्र, फिर एक द्वीप एक समुद्र, यूं करते करते लास्ट में स्वयंभू रमण द्वीप और अंत में स्वयंभू रमण समुद्र। इस तरह से यह मध्य लोक की स्थिति रही है। तो पहली नाम की चर्चा हुई, अब दूसरी चर्चा विस्तार की और आकार की। विस्तार और आकार के लिए अगले सूत्र में हमको बताया गया है, 8वां सूत्र हमारे सामने है, जिसमें कहा गया है द्विर द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। अच्छी तरह से सुनिएगा, अच्छी तरह से उच्चारण करिएगा अपने स्वयं के लिए। द्विर द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। जब संधि विच्छेद करते हैं, द्विहि द्विहि विष्कंभाः, द्विहि द्विहि विष्कंभाः पूर्वः पूर्वः परिक्षेपिणः वलय आकृतयः। बंधुओं, इस एक सूत्र के अंदर द्वीप समुद्रों की जो अवस्थिति है, उनका जो आकार है और उनका जो विस्तार है, इन सारी चीजों का संकेत इस सूत्र के अंदर कर दिया गया। सबसे पहली बात कही द्विर द्विर विष्कंभाः, अर्थात एक द्वीप, उसके बाद दूसरा समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ये जैसे भी हैं द्विर द्विर यानी दुगने दुगने विष्कंभाः। विष्कंभा का मतलब होता है विस्तार, क्षेत्र विस्तार, एरिया विस्तार। तो एक द्वीप से अगला समुद्र दुगने विस्तार वाला है, फिर उस समुद्र से उसके आगे वाला द्वीप और दुगना विस्तार वाला है, फिर उसके आगे वाला समुद्र और आगे वाला द्वीप और दुगुने दुगुने विस्तार वाला है। एक बात तो बताई कि विस्तार में दुगुने दुगुने। दूसरी बात कही अवस्थिति के संदर्भ में। विस्तार के संबंध में कह दिया दुगुना दुगुना है, अवस्थिति के संबंध में लोग कैसे रहे हुए हैं तो बताया पूर्वः पूर्वः परिक्षेपिणः। पूर्व यानी पहला, पहले पहले को परिक्षेपिणः यानी उसको आवृत किए हुए, उसको घेर करके। मतलब जैसे सबसे बीच में जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप से दुगुने विस्तार वाला, चारों ओर दुगुने दुगुने विस्तार वाला, सिर्फ दुगुने विस्तार वाला नहीं है, दुगुने दुगुने। हाँ, दोनों में बहुत अंतर है। दुगुने विस्तार कह दें तो सिर्फ 2 गुना होता है, पर यहां दुगुने दुगुने यानी कि सराउंडिंग सभी ओर से डबल डबल विस्तार वाला है, चारों तरफ से दुगुने दुगुने विस्तार वाला है। इसलिए जहां जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का कहा गया है और लवण समुद्र चारों तरफ से 2-2 लाख योजन का कहा गया है, परंतु जम्बू द्वीप के क्षेत्रफल से लवण समुद्र का क्षेत्रफल दुगुना नहीं है, 24 गुना है, 24 टाइम एरिया है। इसलिए यहां
द्विर द्विर विस्कंबा, दुगुना दुगुना विस्तार, मतलब सराउंडिंग चारों तरफ से दुगुना दुगुना है, हर दिशा में, हर विदिशा में दुगुना दुगुना है। पूर्व पूर्व परिक्षेपिण, पहले पहले वाले को घेरे हुए है, मतलब जम्बू द्वीप को घेर करके, चारों तरफ से घेर करके लवण समुद्र रहा हुआ है। और फिर लवण समुद्र को चारों ओर से घेर करके उसी तरह से अगला धातकी खंड द्वीप रहा हुआ है। धातकी खंड को चारों ओर से घेर करके कालोदधी समुद्र रहा हुआ है, और कालोदधी समुद्र को चारों ओर से घेर करके पुष्करवर द्वीप रहा हुआ है। पुनः ध्यान दीजिएगा, चारों ओर से घेरा हुआ है, दुगुने दुगुने विस्तार वाला है, इसलिए एरिया मात्र डबल नहीं है, आगे से आगे बहुत गुना बढ़ जाएगा, अनेक गुना बढ़ जाएगा। सिर्फ जम्बू द्वीप से लवण समुद्र 24 गुना विस्तार वाला है, एरिया की अपेक्षा से 24 टाइम। तो पहले दुगुना दुगुना विस्तार की बात कही, पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, पहले पहले वाले को घेर करके है, उसको वेष्टित करके है। और फिर कहा वलय आकृत, यह आकार कैसा है, तो कहा कि वलय के समान। बंधुओं, वलय का अर्थ होता है चूड़ी, बैंगल, वलय। वलय भी गोलाकार ही होता है, वृत्त भी गोलाकार होता है, लेकिन गोल चीजें मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। सामान्य रूप से उसको वृत्ताकार, एक ही आकार कह दिया जाता है, वृत्ताकार, गोलाकार। लेकिन गोलाकार 3 प्रकार का होता है। एक गोलाकार होता है लड्डू की तरह, सराउंडिंग चारों तरफ से पूरा गोल है। दूसरा गोलाकार होता है कॉइन, सिक्के की तरह, वो भी गोलाकार है, लेकिन वो गोलाकार होते हुए फ्लैट है, चपटा गोलाकार है, चारों तरफ से पूरा राउंड गोलाकार नहीं है। उसका एरिया गोलाकार है, लेकिन सरफेस उसका फ्लैट है। ये दूसरे तरह का गोल होता है। तीसरी तरह का एक गोलाकार और कहा गया है, चूड़ी भी गोल है। चूड़ी, बंगड़ी जिसको हम बोलते हैं, बैंगल, वो भी गोल है, लेकिन वो गोल पूरा फ्लैट गोल नहीं है, उसकी सिर्फ बाउंड्री जैसी है, गोल बाउंड्री, लेकिन बीच में होलो है, उसको होलो कहते हैं। उसको पाइप जैसा भी कह सकते हैं, लंबा हो तो पाइप जैसा, सिलिंड्रिकल जिसको कहते हैं, बीच में होलो है। तो वैसे ही इन द्वीप समुद्रों का जो आकार कहा गया है, आकृतयः, वलय आकृतयः, ये वलयाकार है। एक जम्बू द्वीप को छोड़ देंगे, जम्बू द्वीप का वर्णन अगले सूत्र में आएगा, तब पता चलेगा वो वलयाकार नहीं है, वो पूरा वृत्ताकार है, कॉइन की तरह, फ्लैट, चपटा गोल है पूरा। लेकिन जम्बू द्वीप के बाद जितने भी द्वीप और समुद्र हैं, वे सब वलय के आकार के। वलय का मतलब चूड़ी। ये शब्द प्राकृत में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, मारवाड़ी भाषा में भी इस शब्द का प्रयोग होता है। मारवाड़ के अंदर पुराने जमाने में जो सीप के या हाथी दांत के चूड़े पहने जाते थे, उन चूड़ों को बिलिया बोलते थे। बिलिया, ये वलय शब्द का ही घिसा पिटा नाम है, बिलिया। और कर्नाटक में भी चूड़ी को बले बोलते हैं, बले, ये भी वलय का ही एक शब्द है, बलय। और उसी के नाम से हमारे यहाँ बल्ले पेट भी है। मुख्य रूप से जो पहले चूड़ी का बाजार था, चूड़ियों का बाजार, उसे बल्ले पेट कहा गया। तो वलय शब्द का अर्थ चूड़ी जैसा आकार वाला, यानी कि
जम्बू द्वीप का क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए, वैसे तो पूरी धरती एक जैसी है, कोई अलग अलग टुकड़े नहीं है धरती के, पर बाउंड्री के हिसाब से अलग अलग आकार प्राप्त होते हैं। तो अगर, हाँ, ये आपके सामने चित्र तीनों प्रकार के आए हुए हैं। पहला एक है जो पूरा गोल है गेंद की तरह, दूसरा एक है जिसमें ब्लूइश कलर दिया है, वो फ्लैट गोल है कॉइन की तरह, और जो तीसरा दिया गया है रिंग के आकार का, इसको रिंग का आकार कह सकते हैं, चूड़ी का आकार कह सकते हैं, वलय आकार कह सकते हैं, जो बीच में होलो है पर पूरी बाउंड्री गोल है। तो जम्बू द्वीप जितना हिस्सा अगर छोड़ करके लवण समुद्र को देखेंगे तो वो इसी तरह का आकार दिखाई देगा, जो रिंग जैसा आकार है। पहले जब हम स्कूल कॉलेज में जब खेलते थे तो ऐसी प्लास्टिक की रिंग होती थी, रिंग से खेलते थे, ये इसी प्रकार का एक आकार है, इसको वलयाकार कहते हैं। तो ये लवण समुद्र का मात्र अगर आकार देखेंगे, जम्बू द्वीप को अगर बीच में से हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, हटा दें उसको, तो बचा हुआ जम्बू द्वीप वलय आकार का है। फिर जब लवण समुद्र वलय आकार का है, जम्बू द्वीप वृत्ताकार है, लवण समुद्र वलयाकार है। उसके बाद जितने भी द्वीप और समुद्र आएंगे वो उसके उसके सराउंडिंग होंगे, इसलिए सारे वलयाकार होंगे। इसलिए यहां कहा गया है द्विर द्विर विष्कंभा, दुगुना दुगुना विस्तार है, क्षेत्र की अपेक्षा से चारों तरफ दुगुना दुगुना है। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों, पहले पहले वाले क्षेत्र को घेर करके है, और वलयाकृत, यह वलयाकार है। आगम के अंदर कहा है जम्बू दीवाइया, जम्बू द्वीप आदि वित्थार, तो यानी विस्तार की अपेक्षा से अनेक विध विधाना, अनेक प्रकार के, मतलब सबका विस्तार अलग अलग प्रकार का, पर है कैसा, दुगुना दुगुने, आगे से आगे दुगुने दुगुने विस्तार वाले पड्डुपम्माय माना है, उनका जो प्रमाण है, क्षेत्र प्रमाण है, जो विस्तार है, पवित्र माना विस्तार जो है, प्रमाण जो है, वो दुगुना दुगुना आभासमान विचिया है। इस प्रकार का उसका आकाश, उसका क्षेत्र बताया गया है, आभाषित किया गया है, अवभाषित किया गया है, दिखाया गया है, समझाया गया। और फिर कहा कि जम्बू दीवम नामम दीवम लवणे नामम समुद्रे वट्टे वलयागार संठान संठिते सवत्तो समन्ता संपरिखितान चिट्ठन्ति। अर्थात जम्बू द्वीप नाम का जो द्वीप है और लवण नाम का जो समुद्र है, उसमें पहले के लिए दिया वट्टे, वट्टे यानी वृत्ताकार, पूरा गोल, फ्लैट गोल, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले चित्र में देखा था। तो जम्बू द्वीप जो है वो पूरा गोल है, वृत्ताकार का। और लवण नाम का जो समुद्र है, लवण समुद्र है, वो वलयागार संठान है, वलयाकार संठान संठिते, इस प्रकार के संठान से संस्थित है, मतलब वलयाकार संस्थान में संस्थित है, आकृत है। सव्वतो समन्ता, चारों ओर से, सभी ओर से, सव्वतो समन्ता परिखित्तान चिट्ठन्ति, चारों ओर से उसको घेर करके रहा हुआ है, जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेर करके लवण समुद्र रहा हुआ है। तो इस तरह से बंधुओं, इस 8वें सूत्र के अंतर्गत इस धरती के संबंध में 3 बातें बता दी। सबसे बीच में लवण समुद्र है, वो वृत्ताकार है, उसके चारों ओर एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, इस तरह से अवस्थित हैं, वे सारे वलयाकार के हैं, और उनका विस्तार आगे से आगे सव्वतो समन्ता, संपूर्ण ओर से, चारों ओर से दुगुना दुगुना विस्तार रहा हुआ है, क्योंकि वो चारों ओर से घेर करके रहे हुए हैं, इसलिए उनका चारों ओर से विस्तार दुगुना दुगुना रहा हुआ है। अब बाकी सबका आकार वलयाकार है और दुगुना दुगुना है, लेकिन किस से दुगुना है? पहले जम्बू द्वीप से दुगुना लवण, लवण से दुगुना आगे का द्वीप, उससे दुगुना आगे का समुद्र, ये सारी बात इसने बता दी। लेकिन जम्बू द्वीप कितना, ये अभी तक नहीं बताया। और जम्बू द्वीप का जो आकार है वो कैसा है,
उसके लिए 9वें सूत्र में कहा गया है। अगला सूत्र हमारे सामने 9वां सूत्र उपस्थित है। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो, तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। तत्वार्थ सूत्र की रचना का मुख्य रूप से प्रारूप ऐसा रहा है कि जो चीजें ज्यादा एक जैसी है उनका पहले परिचय दे दिया। जैसे अधिकतर द्वीप और समुद्र एक जम्बू द्वीप को छोड़ करके बाकी सारे द्वीप समुद्र वलयाकार हैं, तो उनकी संख्या बाहुल्यता है, तो पहले बता दिया वलयाकार। फिर चूंकि ये अकेला एक जम्बू द्वीप अलग आकार का है, तो उसको नेक्स्ट सूत्र में बता करके स्पेसिफिकेशन कर दिया। मतलब इसमें व्यवस्था ऐसी रही है रचना की कि पहले जनरल जो चीज है, कॉमन चीज है, ज्यादा कॉमन चीज है, उसको पहले बता दिया, और फिर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है उसको नेक्स्ट में बताया। हाँ, नहीं तो कोई ऐसा प्रश्न खड़ा करेंगे कि भाई पहले जम्बू द्वीप का बता करके फिर बाकी का बताना चाहिए। बिल्कुल क्रम वही है, पहले जम्बू द्वीप है, बाद में दूसरे हैं। लेकिन नाम जहां दिया तो सबसे पहले जम्बू द्वीप दिया। 7वें सूत्र में जम्बू द्वीप लवणादय कह करके बता दिया कि जम्बू द्वीप से शुरुआत होती। लेकिन जहां विशेष चीजें बतानी है, तो जो ज्यादा द्वीप समुद्रों में कॉमन चीज थी, दुगुना दुगुना विस्तार और वलयाकार, तो इस बात को पहले बता दिया 8वें सूत्र में। लेकिन जम्बू द्वीप की अपनी कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है, बाकी सारों से ये कुछ अलग प्रकार का है, तो वो स्पेसिफिकेशन वाली जो चीज है, विशेष जो बात है, वो उसके नेक्स्ट बताई। तो इसमें 9वें सूत्र के अंदर जम्बू द्वीप की कुछ विशेष बातें जो है वो बताई है। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीप। जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा तन्मध्ये का संधि विच्छेद हो जाएगा तत्मध्य, उसके बीच में, उन सब के बीच में, जो ऊपर बात आई है, दुगने दुगने विस्तार वाले, शुभ नाम वाले, द्वीप समुद्राह कह करके बहुवचन की बात कही, वलयाकृतय में भी बहुवचन की बात कही। तो इतने सारे जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तन्मध्ये तत्मध्य, उन सब के मध्य में, यानी कि असंख्यात द्वीप समुद्रों के अंदर सबसे बीच में, केंद्र पे, तन्मध्ये मेरु नाभि, और जिसके अंदर उस द्वीप के बिल्कुल नाभि के स्थान पर मेरु पर्वत रहा हुआ है। पहले तो कहा कि उन सब के बीच में जम्बू द्वीप, तन्मध्ये लास्ट का शब्द है जम्बू द्वीप, उन सब के बीच में जम्बू द्वीप है। वो जम्बू द्वीप कैसा है? वृत्त, वृत्ताकार है, मतलब पूरा गोल है, वलयाकार नहीं है, बीच में होलो नहीं। फिर उसका आकार बताने के बाद विस्तार बताया। योजन शत सहस्त्र विष्कंभ, उसका विष्कंभ, उसका विस्तार कितना है? शत सहस्त्र, शत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000, 100,000 योजन, यानी कि 1,00,000 योजन। बंधुओं, पूरा इसका भावार्थ निकलेगा, उन सभी द्वीप समुद्रों के सबसे मध्य में, बीच में जम्बू द्वीप नाम का एक द्वीप है, प्रथम द्वीप है, जो वृत्त यानी वृत्ताकार है, और शत सहस्त्र यानी 100,000 यानी कि 1,00,000 योजन का, विष्कंभ यानी विस्तार वाला है, और मेरु नाभि, उसकी नाभि के स्थान पर, यानी कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, 1,00,000 के अंदर वापिस सेंटर पॉइंट, पहले असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बू द्वीप, फिर जम्बू द्वीप के बीचों बीच नाभि के स्थान पर, केंद्र बिंदु के स्थान पर मेरु पर्वत है। ऐसा जो द्वीप है जिसके नाभि स्थान पर मेरु पर्वत है, जो स्वयं पूरा वृत्ताकार है, जो 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, जो सभी द्वीप समुद्रों के तत्मध्य, उनके बीच में रहा हुआ है, जम्बू द्वीप, उसका नाम जम्बू द्वीप है, या वो जम्बू द्वीप है। तो बंधुओं, यहां जम्बू द्वीप की विशेषताओं को बताया कि जम्बू द्वीप सभी द्वीप समुद्रों के बीच में है,
1,00,000 योजन विस्तार वाला, वृत्ताकार आकार वाला, और उसके नाभि स्थान पर मेरु पर्वत रहा हुआ है। ऐसा ही वर्णन आगमों के अंदर मिलता है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर बताया गया है, गोयमा अयम नम जम्बू दीवे दीवे सव दीव समुद्दानम सब भंतराए सवम खुड्डाए वट्टे। हे गौतम, यहां जम्बू द्वीप नाम का द्वीप, जो सव्व दीव समुद्राणम, सभी द्वीप समुद्रों में, सब बंतराए, सबके आभ्यंतर, आभ्यंतर का मतलब ही अंदर, सबके अंदर यानी कि सबके बीचों बीच में, सब खुड्डाए, सबसे छोटा, हाँ जम्बू द्वीप सबसे छोटा द्वीप है, उसके बाद के सारे द्वीप समुद्र दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। चूंकि जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, इसलिए लवण समुद्र दुगुना दुगुना होने से चारों तरफ से 2-2 लाख योजन विस्तार वाला हो जाएगा। उसी तरह से आगे 4-4 लाख योजन विस्तार वाला द्वीप आएगा, फिर 8-8 लाख योजन विस्तार वाला समुद्र आएगा, फिर 16-16 लाख योजन विस्तार वाला पुष्कर द्वीप आएगा। पुष्कर द्वीप के आधे हिस्से में ही मनुष्य रहते हैं, इसलिए एक जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्करवर द्वीप, इतना ही मनुष्य क्षेत्र गिना गया। इसलिए हमारे यहां 2.5 द्वीप शब्द का प्रचलन बहुत ज्यादा है। मनुष्य क्षेत्र के लिए 2.5 द्वीप कहा गया है, एक जम्बू द्वीप, फिर एक धातकी खंड द्वीप, 2 हो गए, और अगला जो पुष्करवर द्वीप है उसके आधे क्षेत्र में ही मनुष्य रहते हैं, और बाकी के आधे क्षेत्र में आगे सिर्फ तिर्यंश रहते हैं, और बाद के सभी असंख्यात द्वीप समुद्रों में मात्र तिर्यंश रहते हैं। मनुष्यों का वहां जन्म नहीं होता, मनुष्यों की वहां मृत्यु नहीं होती। कदाचित अपहरण की दृष्टि से कोई देवता आदि ले जाए, या विशिष्ट शक्ति से कोई साधक, कोई विद्याधर आदि जाए, तो कुछ काल बाहर रह करके वापिस आ जाता है, लेकिन सामान्य रूप से निवास की स्थिति 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्यों की नहीं है। तो ये 2.5 द्वीप कहे जाते हैं, और इनका विस्तार जब देखते हैं 2.5 द्वीप का विस्तार, तो 45 लाख योजन हो जाता है। सबसे पहले बीच में 1,00,000 योजन है, फिर दोनों तरफ 2-2 लाख योजन, चारों तरफ है, मतलब एक साइड हम गिनेंगे तो 2-2 लाख योजन का लवण समुद्र है, तो 2 और 2 4 और 1 5 हो गया। फिर आगे 4-4 लाख है, तो 8 और मिला देंगे तो 5 और 8 13 हो जाएगा। फिर बाद में और 8-8 योजन, 8-8 लाख योजन है, तो 16 लाख और मिलाएंगे, और फिर आगे 16-16 लाख है, जिसमें से आधा रहा हुआ है, तो 8-8 लाख। तब लास्ट के 8-8 लाख, उसके पहले के 8-8 लाख, यानी कि 32 लाख, उसके पहले के 4-4 लाख, 32 और 4 और 4 8 और मिलाएंगे तो 40 लाख, फिर लवण समुद्र का 2-2 लाख, 44 लाख, और सबसे बीच में जम्बू द्वीप का 1 लाख, 45 लाख। इस तरह से पूरे 2.5 द्वीप का जो क्षेत्र कहा गया है, पूरा एरिया सराउंडिंग 45 लाख योजन का सराउंडिंग एरिया कहा गया, क्षेत्रफल की अपेक्षा से। पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो बहुत लंबा आएगा, मतलब सराउंडिंग हर तरफ, हर दिशा विदिशा में 45 लाख योजन का। तो इस तरह से कहा। सब खुड्डाए, ये सबसे छोटा है, वट्टे वृत्ताकार है, और वो कितना है, तो कहा कि 1 जोयन सय सहस्र, यह 1000 इंटू 100, सय सहस्र, 7 सहस्त्र, यानी कि 1,00,000 योजन का एक जम्बू द्वीप रहा हुआ है। फिर आगे बताया कि जम्बू दिवस बहुमध्य देश भाई, जम्बू द्वीप के बहुत मध्य देश भाग में, मतलब बिल्कुल केंद्र बिंदु में, नाभि के स्थान पर, एत्थनम जम्बू द्वीपे मंदरे नामम पब्बई, एक जम्बू द्वीप मंदर, पर्वत का नाम तो मंदर है, सुदर्शन कहते हैं जिसको, मेरु पर्वत, सुदर्शन पर्वत, मंदर पर्वत, इनके अलग अलग नाम है।
जम्बू द्वीप के अंदर जो रहा उसको मुख्य रूप से सुदर्शन मेरु कहते हैं या मंदर मेरु भी कहते हैं। तो सुदर्शन पर्वत जो है, सुदर्शन पर्वत भी या मेरु पर्वत भी 5 होते हैं, इसलिए यहां कहा गया जम्बू द्वीपे मंदरे। जम्बू द्वीप का जो मंदर पर्वत है, जम्बू द्वीप का जो सुदर्शन पर्वत है, वो जम्बू द्वीप के बहुत मध्य देश भाग में, यानी कि बिल्कुल केंद्र बिंदु में, नाभि के स्थान पर जम्बू द्वीप के अंदर जम्बू द्वीप का मंदर पर्वत या सुदर्शन पर्वत नाम का पर्वत रहा हुआ है। तो ऐसा जम्बू द्वीप है कि जिसके नाभि के स्थान पर मेरु पर्वत है, जो स्वयं जम्बू द्वीप पूरा वृत्ताकार है, 1 लाख योजन विस्तार वाला है और असंख्यात द्वीप समुद्रों के अंदर सबसे मध्य में अवस्थित है। ऐसा जम्बू द्वीप इस धरती पर सबसे बीचों बीच में है। इसी जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध क्षेत्र के अंदर, भरत क्षेत्र के अंदर हमारा निवास स्थान है। हम कहते हैं मैं जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का निवासी हूं। तो ये हमारे स्थान की बात हुई। अब चर्चा इस बात की है कि भाई इसका इतना सारा विस्तार हमको क्यों बताया गया, हमें क्या इससे लाभ होगा। तो बंधुओं, जब हम ध्यान आदि की चर्चा करते हैं तो वहां पिछली क्लास में नौतनमल जी बंसाली ने जब क्लास ली थी तो आपको ध्यान में होगा कि ध्यान के संदर्भ में बताया था आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो संस्थान विचय का अर्थ है लोक के संस्थान का चिंतन करना। क्यों करना? अपना चिंतन करें, अपनी आत्मा का चिंतन करें, अपने कर्म बंधन के कारणों का चिंतन करें, निर्जरा का चिंतन करें, समझ में आता है। लोक के आकार का चिंतन क्यों करना? पर वहां बताया संस्थान विचय, संस्थान का चिंतन करें, लोक के संस्थान का चिंतन। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है, इस सारे विस्तार को बता करके हम संस्थान का चिंतन करें। संस्थान के चिंतन करने से व्यक्ति में वैराग्य भाव बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कि इतना विस्तार वाला ये लोक है, असंख्यात द्वीप है, असंख्यात समुद्र है, 14 राज्य ऊंचा है और 343 योज रज्जु, 343 घन रज्जु जिसको कहते हैं। सामान्य व्यवहार में हम क्षेत्र कह देते हैं, लेकिन वो घन फल है, घन रज्जु, वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम जो है इस लोक का वो 343 घन रज्जु है, क्यूबिक एरिया जिसको कहते हैं, वॉल्यूम। और फिर भगवान ने फरमाया कि संसार में जितने भी जीव हैं, मेरा जीव, आपका जीव, सबका जीव, इस संपूर्ण संसार के अंदर सभी क्षेत्रों में, सभी स्थानों पर, सभी आकाश प्रदेशों पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार, लाखों बार, करोड़ों, अरबों, खरबों बार, संख्यात, असंख्यात या अनंत अनंत बार जन्म मरण कर चुका है। चाहे वो पृथ्वी का रूप में किया हो, सूक्ष्म रूप में किया हो, बादल रूप में किया हो, निगोद रूप में किया हो, लोक के अंदर सूक्ष्म एकेंद्री ठसाठस भरा होता है। तो इस तरह से हमें जब ये जान में आएगा कि इतना विस्तार वाला लोक है और मेरी आत्मा ने इस संपूर्ण लोक के अंदर अनंत अनंत बार सभी स्थानों पर जन्म मरण कर लिया है, तो फिर क्या देखना बचा, क्या खाना बचा, क्या भोग बचा, क्या उपभोग बचा? हमने संपूर्ण संसार में, संपूर्ण लोक में, जिसका इतना लंबा, अभी तो सिर्फ हमने जम्बू द्वीप की बात की। जम्बू द्वीप से लवण समुद्र ही 24 गुना आकार वाला है, दुगुना दुगुना विस्तार है, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो एरिया के हिसाब से 24 टाइम, और उसके आगे और अधिक अधिक संख्या है। तो मात्र मध्यलोक इतना विस्तार वाला है, एक रज्जु विस्तार का। अधोलोक इतना बड़ा, ऊर्ध्वलोक इतना बड़ा, टोटल 343 क्यूबिक, यानी कि घन रज्जु विस्तार, घन रज्जु वॉल्यूम। इतने में हमने सब जगह जन्म मरण किया है, फिर भी अभी तक जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिला। यह चिंतन, यह संस्थान विचय जो कहा गया है ध्यान के अंतर्गत, जब इसका चिंतन गहराई में व्यक्ति के जाएगा, तब व्यक्ति को वैराग्य भाव जागृत होगा। अरे मैंने तो सब जगह घूम लिया हूं, अलग अलग जन्मों की अपेक्षा से घूम लिया हूं,
सब जगह खा चुका हूं, सब जगह रह चुका हूं, सब लोक को देख चुका हूं, कुछ देखना बाकी नहीं रहा, कुछ भोग उपभोग बाकी नहीं रहा। सारी चीजें, संसार के सारे पुद्गलों को वहां वहां जन्म मरण करके मेरी आत्मा ने संसार के सारे पुद्गलों को अनंत अनंत बार अपने शरीर रूप में, अपने भोग रूप में, अपने उपभोग रूप में प्रयोग कर लिया है। अब तो इससे ऊपर उठूं, ऐसी भावना जागृत करने के लिए ज्ञानियों ने लोक के विस्तार और स्वरूप की चर्चा की है। ये सिर्फ भूगोल जानने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ज्योग्राफी जानने के लिए नहीं है, ये भी हमारे लिए वैराग्य उत्पादन करने में सहयोगी बने, इसके लिए परमात्मा ने इसका सारा वर्णन किया है। तो इस तरह से बंधुओं, आज हमने 3 सूत्र लिए। इन 3 सूत्रों में मध्य लोक का जो बिल्कुल मध्य हिस्सा है, रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा जहां असंख्यात द्वीप समुद्र रहे हुए हैं, उसमें के कुछ बातों को हमने आज जानकारी ली। फिर इसके आगे और कौन कौन से द्वीप हैं, समुद्र हैं, किस प्रकार रहे हुए हैं, कैसा उनका विस्तार है, कैसा आकार है, ये आगे की कक्षाओं में जैसी अनुकूलता होगी वैसी चर्चा रहेगी। पुनः मैं शांतिलाल बोहरा, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। परूपणा करते हुए, बताते हुए किसी भी प्रकार की कोई अभिनय अशातना हुई हो या किसी भी प्रकार का कोई जिनार्य विपरीत कथन हुआ तो उसके लिए मैं हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। जो कुछ है ज्ञानी भगवंतों का है, जो ज्ञानी भगवंतों से प्राप्त हुआ मैं उसे आपके सामने रख रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। पुनः आप सभी का आभार। कल की कक्षा सुबह इसी लिंक पर 9 से 10 बजे जैन